नाज़रीन, एक बहुत ही ब्रॉड वे के अंदर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक चार्ज शीट है जो ईरान के खिलाफ बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा है एक जंग मुसल्लत करने के लिए, और उससे पहले ईरान को एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने के लिए। अब आप देखिए, इजराइल की जानिब से एक नई एक्यूजेशन जब वो ईरान के खिलाफ सामने आई है, वो ये है कि ईरान ने इजराइल के कई एम्बेसडर्स को असैसिनेट करने की कोशिश की है। कई एक मुल्कों के अंदर ईरान ने कई एक मुल्कों में असैसिनेशन ऑपरेशन, खासकर वेस्ट के अंदर करने की जब कोशिश की है। इससे पहले मैक्सिको के हवाले से यह इल्जाम लगा कि मैक्सिको में इजरायली एम्बेसडर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। मैक्सिको ने इस इल्जाम को रद्द किया और कहा कि इसका कोई एविडेंस है वो नहीं मिला है, और एक झूठा इल्जाम है जो ईरान के ऊपर लगाया जा रहा है। तो एक आपके लिए बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना इजराइल को करना पड़ा, और अब वो इससे भी ज्यादा खतरनाक इल्जाम के साथ आए हैं कि ईरान कई मुल्कों, खासकर यूरोप के अंदर जो है वो असैसिनेशन ऑपरेशन है वो उसने प्लान किए हैं। ये इससे ज्यादा हसास नौयत का इल्जाम क्या हो सकता है कि एक रियासत जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेशन जो है वो लीड कर रही है और अरेंज कर रही है। तो ये किसी भी मुल्क को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार देने के लिए इससे बड़ा और इल्जाम जो है वो क्या हो सकता है। तो अब ये इजराइल की जानिब से इल्जाम लगाया गया। आप अंदाजा करिए ये कितने बुरे लोग हैं, और हर वक्त ये साजिशें जब वो तैयार करते रहते हैं, हर वक्त ये नई जंगों की जब वो तैयारी करते रहते हैं। तो अब इन्होंने ये किया है, इससे पहले उनके सारे इल्जाम जब वो फेल हुए हैं, लेकिन अब वो आप देखें रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ही यहां पर कोई अमन कायम करना नहीं है, कोई मीनिंगफुल बातचीत करना नहीं है, बल्कि मुसलसल जंगें जब जारी रखना। और ये इस नौयत के हसास तरीन इल्जामात लगाने का मतलब यह है कि वो एक अपने नैरेटिव को असर्ट कर रहे हैं और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कितना जरूरी हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो गजा, शाम, लेबनान की सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे, और सूडान की सूरत हाल बहुत ज्यादा पेनफुल है, और उससे भी ज्यादा पेनफुल है ओआईसी वर्ल्ड की खामोशी। आप देख रहे हैं कि सूडान में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, वहां पर भी एक एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, एक जेनोसाइड है जो वहां के आरएसएफ जो वो कर रही है, लेकिन ओआईसी वर्ल्ड खामोश है। ये कितनी अजीब बात है कि ओआईसी वर्ल्ड सूडान के हवाले से खामोश है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है जिसके खिलाफ कोई भी बात जो है वो नहीं करना चाहता, तो इस वजह से सब खामोश हैं। लेकिन सूडान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, और इससे भी ज्यादा अफसोस का मुकाम यह है कि इस पर जो वो खामोशी इख्तियार जो वो की जा रही है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर वो पहुंच रहे हैं कैरेबियन सी के अंदर, और इसके साथ ही यानी उनके पहुंचने के साथ ही हमला वेनेजुएला के ऊपर लॉन्च हो सकता है। ये नवंबर का जो महीना है बड़ा अहम है, बड़ा क्रूशल है, बड़ा खतरनाक है। इसी में जब ईरान पर हमला हो सकता है, इसी में लेबनान जंग हो सकती है, इसी में वेनेजुएला के ऊपर हमला हो सकता है। और इसके साथ एक स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे एक कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है। उसका बड़ा ऐलान नहीं किया जा रहा जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ किया जा रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन तर्ज की जो कंटेनमेंट है वो चाइना के खिलाफ अमेरिका ने शुरू कर दी है। प्रॉक्सी वॉर शुरू की जा चुकी हैं। चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर कैसे रिजीम चेंज होने जा रही है, चाइना के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वहां पर अमेरिका क्या कैसे, यानी सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरी कैसे कंटेनमेंट जो है वो चाइना के खिलाफ की जा रही है थ्रू मैप्स। ये बड़ी स्पेशल रिपोर्ट जब आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ग्रेट गेम यही है, चाइना की कंटेनमेंट, रशिया के अंदर जारी प्रॉक्सी वॉर, वेनेजुएला की जंग, ईरान की जंग, इस सब का ताल्लुक जो है वो चाइना की कंटेनमेंट के साथ है वो किस तरह से है। चाइना के लिए जो एनर्जी सप्लाई है उसको डिस्ट्रॉय करना, ये किस तरह से उनका मकसद है, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं है, उनके पास ऑयल नहीं है, उनके पास गैस नहीं है। तो चाइना के जो मेजर जो एनर्जी सप्लायर हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ये किस तरह से मकसद है, उस पॉलिसी का हिस्सा है चाइना को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए चाइना ईरान के साथ खड़ा है, इसलिए चाइना वेनेजुएला के साथ खड़ा है, इसलिए चाइना रशिया के साथ खड़ा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर ये तमाम फॉल कर जाते हैं तो फिर अगली बारी चाइना की, यार उसको फिर बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, कोई उसका इत्तेहादी नहीं होगा। तो आज ये यानी यही ग्रेट गेम है, कैसे इन तमाम मुल्कों में जंगें होने जा रही हैं, कैसे इन मुल्कों में रिजीम चेंजेस जो है वो होने जा रहे हैं, थ्रू मैप्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ईरान के हवाले से जो इल्जाम सामने आ रहा है, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान ने अटेम्प्ट किया है, बकायदा कोशिश की है, प्लानिंग नहीं की, बकायदा अटेम्प्ट किया है असैसिनेट करने के लिए इजरायली एम्बेसडर्स को इन नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, यूरोपियन मुल्कों के अंदर और नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर ईरान ने यह करने की कोशिश की है। कोई भी रियासत अगर दुनिया में ऐसा करती है तो वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है वो रियासत, और उसके लिए मतलब उस पर जंग मुसल्लत करने के लिए देखें, ड्रग्स का इल्जाम वेनेजुएला पर लगाकर वो जंग मुसल्लत कर रहे हैं। तो ये तो एम्बेसडर्स को दूसरे मुल्कों में, दूसरे की सॉइल के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर देखें नेटो की सॉइल के ऊपर ये होता है तो ये नेटो के ऊपर अटैक है, तो नेटो कंट्रीज में भी वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की है। यानी आखिरी दर्जे का इल्जाम है एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, ईरान पर जंग मुसल्लत करने के लिए, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि यह हमला जो वो कितना जरूरी है। तो ये सारे इल्जामात
آپ کہہ لیں کہ جنگ مسلط کرنے کے لیے اور اس خطرے کو واضح کرنے کے لیے اہم ہے کہ یہ جنگ کتنی قریب ہے. اور پھر دوسری جو بات اسرائیلی آفیشلز کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسرائیلی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایرانین رجیم کو جو دھڑن تختہ کرنا ہے یہ ہر صورت ہو جانا چاہیے بیفور دی اینڈ آف دا پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹینیور. یہی اصل بات ہے. جو کچھ ہونا ہے ٹرمپ کے دور کے اندر ہونا ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیلی لابی اور زائنسٹ ٹرمپ کا جو ٹینیور ہے اس کو اپنے لیے بیسٹ لاسٹ چانس سمجھتے ہیں کہ جو موقع ان کو ٹرمپ کے دور میں ملا ہے. پھر جیسے امریکہ کے اندر پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے, جیسے خود ڈیموکریٹ جو ہے وہ مجبور ہو رہے ہیں, جیسے جو ہے وہ دنیا کی ریالٹیز بدل رہی ہیں, جیسے ایران طاقتور ہو رہا ہے, ساری ریالٹیز, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ کی جو ٹینیور ہے دس از دا بیسٹ لاسٹ چانس, جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. تو آج یہ بات وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ٹینیور میں سارا کچھ کرنا ہے, ایران کے رجیم اسی ٹینیور میں ہمیں تبدیل کرنی ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن سے ظاہر ہے کہ وہ اس سے مڈ ٹرم الیکشن میں ٹرمپ ہار بھی سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, گریٹر اسرائیل, ویسٹ بینک میں جو کرنا ہے, غزہ میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور مزید کرنا ہے, اور لیبنان میں اور شام میں, وہ ابھی کے ابھی ہوگا. اس لیے آنے والے یہ جو ٹرمپ کا دور ہے, اور یہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے, یعنی ٹرمپ اپنے آپ کو پیس میکر پریزیڈنٹ کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہے, حالانکہ سب سے بڑی جنگیں اسی کے ٹینیور میں چھڑنے جا رہی ہیں. اور اس وقت بھی جو مڈل ایسٹ کی سب سے بھیانک جنگ جاری ہے اور جاری ہے, یہ بھی ٹرمپ کی پریویس پالیسیز کا نتیجہ ہے, جس میں اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مانا تسلیم کیا اور گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کر دی. یہ وہ چیزیں تھیں جس نے یہ والی جنگ چھیڑی ہے. تو یہ جو ٹرمپ کا ٹینیور ہے یہ جنگوں سے بھرپور ہونے جا رہا ہے, اور اسرائیل کا جو اگریشن ہے وہ آلریڈی تمام حدیں پار کر چکا ہے, اور وہ مزید پلان کر رہے ہیں, ایران پر حملہ پلان کر رہے ہیں. بہرحال اسرائیل کے اندر بھی ایک ٹرموائل ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جیسا کہ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نیتن یاہو کو کہہ رہا ہے, کنیسٹ کے اندر ان کی آپس میں جھڑپ ہوئی ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے کہ اکتوبر 7 کے حوالے سے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے. تو لیپرڈ نے نیتن یاہو سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کہا کہ تم یہ انویسٹیگیشن کمیٹی جو ہے وہ بنانے سے جب روک رہے ہو بیکاز اس سے سچ سامنے آئے گا, اور سچ یہ ہے کہ یو آر دا گلٹی, تم قصوروار ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج نیتن یاہو کا ٹرائل تھا تھوڑی دیر پہلے, تو اس نے کورٹ کو کہا کہ اسے ایک ضروری فون کال کرنی ہے, اس لیے اسے اس کا جو ٹرائل ہے وہ آج اس کو چھٹی دی جائے, ٹھیک ہے نا. تو نیتن یاہو کا اقتدار, نیتن یاہو کا ٹرائل یہ مسلسل جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر یہاں پر پرماننٹ سیز فائر ہو جائے تو نہ ہی نیتن یاہو کا اقتدار قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس ٹرائل سے بچ سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نیتن یاہو ہے. اوورآل زائنسٹ منصوبہ بھی تو یہی ہے, ریجن میں اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرنا, لیکن وہ ڈیلے بھی ہو سکتا تھا. یعنی وہ دیکھیں آہستہ آہستہ جاری ہے, تو ابھی فوری تمام کام کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ اس وہاں پر مسئلہ نیتن یاہو کا اقتدار آ جاتا ہے. اوورآل جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے وہ زائنسٹ آئیڈیالوجی کے مطابق ہے, لیکن وہ ایک سلو پروسیس تھا گریٹر اسرائیل بنانے کا. لیکن نیتن یاہو تو اس کو ابھی کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ یہاں وہ مسئلہ ہے اس کے اقتدار کا. اگر وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے تو اس کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا, اس لیے وہ مسلسل اسرائیل کو جنگوں میں انوالو کر رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو سینٹریٹی کو الٹیمیٹلی اس کے انجام کی طرف جب وہ لے کر جائے گی, جس میں سب سے بڑا آؤٹ کم یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر اسرائیل کی لیجیٹیمیسی, ویسٹ کے عوام کے اندر چیلنج ہو چکی ہے. اچھا, اب رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سیریا کے حوالے سے. الشرا کی جو ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اس کے بعد رشیا کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیریا کی نئی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کر رہے ہیں, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ بائی لیٹرل جو ٹریک ہے یہ آگے بڑھے گا, انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گے. یعنی وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جب وہ آگے بڑھیں گے, امریکہ اس میں جو بھی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرکی جو کہ ایڈوانس فائٹر جیٹس لے رہا ہے, اس کو 7 لانگ رینج میزلز بھی حاصل ہوں گے. یہ بھی ڈیل کا حصہ ہے. آج یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو فائٹر جیٹس یورپ سے ملیں گے اس کے ساتھ ایئر ٹو ایئر میزلز, اور یہ دنیا کے ون آف دا موسٹ ایڈوانس ایئر ٹو ایئر میزلز ہیں, یہ بھی ان کو حاصل ہوں گے. ایک کمپریہنسو ویپن پیکج ہے, صرف جیٹس نہیں ہے, کمپریہنسو یہ ویپن پیکج ہے. تو یہ ٹرکی کو الاؤ کرے گا کہ وہ اسرائیل کی جو سپریورٹی ہے اس کو چیلنج کر سکے. لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزلز. تو اسرائیل اس ڈیل سے بھی کسی صورت جب وہ خوش نہیں ہے, اور وہ اس کے بارے میں بیانات بھی جاری کر رہا ہے, اور یونان بھی اس ڈیل سے جب وہ خوش نہیں ہے, اور یونان اور اسرائیل کا جو اتحاد ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یورپ کی مجبوری کیوں ہے ٹرکی کو اس وقت یہ فائٹر جیٹس دینے کے حوالے سے. سوڈان کی جو صورتحال ہے بہت ہی بروٹل ہے, بہت ہی پینفل ہے, اور اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ ہمارے سامنے وہ حقائق بھی نہیں ہے. ایون ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس طرح سے اس کو کور نہیں کر رہا, اور وجہ صرف ایک ہی ہے, چونکہ ایک مڈل ایسٹ کا ملک جب اس میں انوالو ہے, اسی وجہ سے سب خاموش ہیں, اور سوڈان میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو الاؤ کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو مظالم ڈھائے گئے, سیٹلائٹ امیجز یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ اجتماعی قبریں وہاں پر جب وہ بنائی جا چکی ہیں, اور کتنے ٹاؤنز اینڈ کتنے ولیجز جب وہ ڈسٹرائے کیے جا چکے ہیں.
तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि उस पर खामोशी जो है इख्तियार की जा रही है, और एक मुल्क वो क्या मफाद अपना देखता है कि वो ये सारा कुछ इसको फंड कर रहा है, इसे क्या उसको जब वो हासिल हो जाएगा। तो नॉर्वे की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि विंटर जो है वो आ रहा है और ये सूडान के ऊपर बहुत हार्श साबित होगा, सूडान के लोगों के ऊपर, हम कोशिश कर रहे हैं कि एड जो है वो इंक्रीज की जाए। तो ये नाज़रीन विंटर आ रहा है, विंटर गजा के लिए भी बड़ा सख्त साबित होगा, सूडान के लिए भी सख्त साबित होगा, यूक्रेन के लिए भी बड़ा सख्त साबित होगा, और दुनिया में जहां जहां इस नौयत के कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं उनके लिए बड़ा सख्त साबित होगा, क्योंकि जाहिर है खुराक और बाकी विंटर के लिए आपको टेंट्स और रिहाइश ये असल जरूरत होती है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर। तो गजा के लिए भी फौरी इमदाद और टेंट्स और विंटर का बाकी सामान भेजना बहुत जरूरी है, और सूडान के लिए बहुत जरूरी है। घर उनके तबाह हो चुके हैं, लाखों डिस्प्लेस हो चुके हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और उनके अपने ही उनको इतनी बेदर्दी के साथ जब वो मार रहे हैं। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि ये कोई और नहीं कर रहा, उनके अपने कर रहे हैं, और पीछे जो फंड कर रहा है वो भी उनका अपना ही एक मुल्क है, ओआईसी का एक मुल्क है। ये सबसे अफसोसनाक बात है, ओनली ओआईसी कंट्री जो इस तरह की चीज में इन्वॉल्व है इस वक्त। वैसे भी ये जो ऑयल रिच नेशंस है ना, इन्होंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने बहुत सारी चीजें इस तरह की फंड की हैं। मिडिल ईस्ट की जंगें और अमेरिका ने जहां जहां पर हमले किए हैं वो इनकी मर्जी के बगैर नहीं हुए, ठीक है ना कहीं इनकी सपोर्ट जब उसमें शामिल रही है। सो वेनेजुएला की अगर हम नाज़रीन बात करें तो ये हमला नवंबर के अंदर जब हो सकता है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका ऑर्डर दिया गया था जेराल्ड फोर्ड कि उसको कैरेबियन में डिप्लॉय किया जाए, वो अभी तक डिप्लॉय तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका ऑर्डर दिया गया है और वो यहां मेडिटेरेनियन से चल पड़ा है, और अगले वीक जो है वो पहुंचेगा कैरेबियन के अंदर, वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डिप्लॉयमेंट का बुनियादी तौर पर इंतजार किया जा रहा है। यूएस सुपर कैरियर टू रीच कैरेबियन नेक्स्ट वीक एज मिलिट्री बिल्डअप नियर वेनेजुएला ग्रोस। इट इज एक्सपेक्टेड कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड जो है वो कैरेबियन सी में अगले हफ्ते तक जब वो पहुंच जाएगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फाइनल डिसीजन करेंगे वेनेजुएला पर हमला करने के हवाले से, और इन्वेजन जो है उसके हवाले से जो फैसला हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ये भी पॉसिबिलिटी है कि फैसला हो चुका हो और वो सिर्फ इसके पहुंचने का इंतजार कर रहे हो, यानी ज़ाहिर है कि इसके बगैर तो वो हमला नहीं कर सकते हैं, तो असल में इसके पहुंचने का इंतजार बुनियादी तौर पर किया जा रहा है। तो नवंबर के एंड तक जो है हम ईरान जंग के हवाले से, ईरान जंग तो ज़ाहिर है किसी भी वक्त हो सकती है, वेनेजुएला पर हमला भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इस तनाजुर में देखें तो शायद नवंबर के एंड तक हम बड़ी जंगों में शायद दाखिल हो चुके हों। ट्रंप साहब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये फरमा रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स चाइना से, बाकी दुनिया से अमेरिका ना आए, तो फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो गेट आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएंगी, वो चल नहीं सकती हैं। अमेरिका की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो एजुकेशन है, एजुकेशन से अमेरिका बहुत ज्यादा कमाता है, उसके बाद वेपन से बहुत ज्यादा कमाता है। तो अब उनको ये खतरा पड़ गया है कि भाई जो पॉलिसीज वो सख्त कर रहे हैं, देखे ना आप, मतलब जो लीगली वहां पर गए हैं, जो वहां पर पढ़े हैं, फिर वहां पर जॉब्स कर रहे हैं, वो इनसिक्योर हो गए हैं। तो अब जो दुनिया से बाकी लोगों ने जाना है और इतनी महंगी फीसें वो वहां पर देते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई उनका अमेरिका में कोई फ्यूचर है भी सही या नहीं, कि जब आपने उनको वहां पर अलाउ नहीं करना, उनको उस तरह से जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो पहले तो ये था कि वहां पर जाएंगे सेटल हो जाएंगे। तो अब ये भी एक मसला है कि वो यूनिवर्सिटीज तो चली फॉरेनर्स के ऊपर रही हैं, अमेरिकन वो फीसें नहीं देते हैं जो फॉरेनर्स आकर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी अहम रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। यह रिपोर्ट जब 21st सेंचुरी में होने वाली जंगों के हवाले से है। इसमें सबसे बड़ी जंग 21st सेंचुरी की वो अमेरिका और चाइना के दरमियान है, जिसमें चाइना को उन्होंने कंटेन करना है, जिसमें बरह रास्त जंग भी हो सकती है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना से बरह रास्त जंग हो, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर है। तो वो प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, जैसे उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ की थी, प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए चाइना को कोलैप्स करने की जब वो कोशिश करेंगे, और कोलैप्स के लिए जब वो कंटेनमेंट की जाती है, उसको तमाम इतराफ से घेर लिया जाता है। तो यही कुछ चाइना के साथ इस वक्त जब वो किया जा रहा है। अब ये रिपोर्ट आपको बताएगी और सारी जंगों की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ये अमेरिका का जो वॉर कॉलेज है उसकी रिपोर्ट जारी हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स नीड्स अ ग्लोबल वॉर प्लान फॉर चाइना। एक ग्लोबल वॉर प्लान चाहिए चाइना के खिलाफ अमेरिका को, जिस पर ज़ाहिर है ऑलरेडी अमल दरामद जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना की जो जंग है ये सिर्फ ताइवान तक महदूद नहीं है, बल्कि चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत सारे बाकी रीजन में भी ये सारी प्रॉक्सी वॉर शुरू करना होगी। यानी चाइना को कंटेन करने के लिए सिर्फ ताइवान में प्रॉक्सी जंग लड़ने के, मतलब ताइवान को सिर्फ एक चेक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताइवान के जरिए सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि और भी रीजन के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर आप ये मैप देखें तो ये मैप उन्हीं का जारी हुआ, ठीक है ना, कैसे चाइना को जो है वो कंटेन करना है। तो ये जो आपको रेड और येलो एरोज नजर आ रहे हैं, ये असल में चाइना की कंटेनमेंट का प्लान है, और यही 21st सेंचुरीज की जो जंगें हैं वो आप इसके जरिए देख सकते हैं। एक तो देखिए सेंट्रल एशिया, जिसके लीडर्स को अभी ट्रंप ने बुलाया और वहां पर बहुत सारी डील्स जो वो की हैं। तो चाइना के एक तरफ जो सेंट्रल एशिया है,
तो सेंट्रल एशिया में अपनी प्रेजेंस, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, उनके गवर्नमेंट्स को अपने साथ मिलाना। तो चाइना का एक बॉर्डर ये हो गया सेंट्रल एशिया। नीचे आप आ जाएं तो जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर भी यानी ज़ाहिर है ये पॉसिबल नहीं होगा कि पाकिस्तान जब चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ जाए। लेकिन आप देखें ट्रंप की जो तारीफें हैं पाकिस्तान के लिए, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान को इस पर खुश नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को इस पर परेशान होना चाहिए। वो ट्रंप जो अमेरिका और कनाडा और फ्रांस और जर्मनी को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो पाकिस्तान के ऊपर फिदा है। मतलब कोई बात है करने वाली, कोई समझ में आती है कोई बात। बर्तानिया उनको पसंद नहीं है, कनाडा उसको पसंद नहीं है, फ्रांस जर्मनी उसको पसंद नहीं है, उसको पाकिस्तान पसंद है। कोई आपको समझ आती है इस बात की? तो वो अब इस प्लान में भी मजीद वाज़ेह हुआ है। तो पाकिस्तान को उसकी तारीफों पर परेशान होना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए कि ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहता है। तो पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि असल में तिजारती जो रूट्स होते हैं उसको उस पर अपनी प्रेजेंस और कंट्रोल हासिल करना होता है। तो चाइना यानी सेंट्रल एशिया से आपको पता है रूट्स बना रहा है, तो वहां पर अमेरिका आ गया और फिर पाकिस्तान इसके जरिए वो एक्सेस कर सकता है पानी को। फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ये चाइना सेंट्रल एशिया से ईरान, ईरान से आगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो ईरान को डिस्ट्रॉय करना वो भी चाइना की कंटेनमेंट का हिस्सा है। अब आपको बात समझ आएगी कि चाइना कभी भी ईरान से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये सारी जंग चाइना के खिलाफ अल्टीमेटली। तो ईरान को डिस्ट्रॉय करना ये चाइना की कंटेनमेंट का हिस्सा है। फिर ऊपर ब्लैक सी से और जो फास्फोरस का एरिया है, यानी जो टर्की से जो स्टेट है, वहां पर कंट्रोल जब वो हासिल करना। फिर अगर आप दूसरी तरफ आ जाएंगे तो सामने जापान, उसके जरिए ज़ाहिर कंटेनमेंट एक जारी है। ताइवान के जरिए साउथ चाइना सी के अंदर, फिर नीचे स्ट्रेट ऑफ मलाका जो सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान में से एक रास्ता गुजरता है, इसके जरिए वो इंडियन ओशन को एक्सेस करता है चाइना। तो यहां पर उनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है और फिलिपाइन यहां मौजूद है, जापान मौजूद है, इसके जरिए वो कंटेनमेंट कर रहे हैं। और रेड सी की जो गुजरगाह है उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी वो गुजरगाहें हैं, यहीं से चाइना गुजरेगा ना। तो इसलिए चाइना, अब देखें रेड सी में यमन मौजूद है, अमेरिका उनको नहीं हरा सका। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर चाइना के इत्तेहादी जब वो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को अभी तक वो तरह। टर्की क्या चाइना के खिलाफ जाएगा? टर्की की बातचीत चाइना से शुरू हो गई है। तो उसके साथ चाइना ने यूरोप को एक्सेस करने का तरीका आर्कटिक से भी निकाल लिया। वहां पर तो अमेरिका है ही नहीं, वहां तो चाइना ने पहला रास्ता जब निकाला है। और ये बहुत हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि नया तिजारती रास्ता एशिया और यूरोप को, ये हमेशा इसी की लड़ाई रही है। कोलंबस भी जब निकला था वो यूरोप से एशिया तक एक तिजारती रास्ता दरियाफ्त करने के लिए निकला था। तो ये सदियों का आप कह लें कि एक दरियाफ्त रही है कि एशिया और यूरोप को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो चाइना जो है उसने आर्कटिक के जरिए यूरोप को कनेक्ट किया। तो ये एक बात हो गई। तो इन सारे सेंट्रल एशिया में, ईरान में, पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर जंगे, रिजीम चेंजेस, ये आगे वो लिख रहे हैं इस बात को। मकसद ये है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर है, उसको डिस्ट्रॉय करना। और इसके लिए अमेरिका क्या कर रहा है? जहां जहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां पर प्रॉक्सी फोर्सेस को भर्ती किया जा रहा है, ताकि वो चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर वो हमले करें। और इसके साथ जो चाइना के लिए एनर्जी सप्लाई करने वाली कंट्रीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना मकसद है। रशिया के खिलाफ एक भरपूर प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी जारी है। रशिया से एनर्जी चाइना को आ रही है और वेनेजुएला से ऑयल आता है, गैस आती है ईरान से, यानी इन सब को जो है वो डिस्ट्रॉय करना, ताकि चाइना की जो एनर्जी सप्लाई है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो जहां पर बेल्ट एंड रोड है वहां पर प्रॉक्सी फोर्सेस भर्ती करके उस बेल्ट एंड रोड को डिस्ट्रॉय करना, एनर्जी सप्लाई को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान अगर गया तो चाइना को बहुत बड़ा धचका पहुंचने वाला है। इसमें वो कहते हैं कि यूएस को वो फोर्सेस बिल्ड करते रहने चाहिए ताकि चाइना के खिलाफ वो प्रॉक्सी वॉर्स कर सके। नंबर ऑफ रीजनल फोर्सेस चाहिए प्रॉक्सी फोर्सेस चाइना के साथ जंग करने के लिए, जिसमें प्रॉक्सी फोर्सेस फिलिपाइन में, जापान में, ताइवान के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल तैयार हैं चाइना के साथ बराह रास्त जंग लड़ने के लिए। और अमेरिका की प्रॉक्सी जंग होगी, उनकी बराह रास्त होगी। और ये बात आप सुनिए, कॉन्टिन्यूड रिजीम चेंजेस ऑपरेशंस अलोंग चाइनास बॉर्डर्स, ये आगे होने जा रहा है। चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर रिजीम चेंजेस ऑपरेशन जब होने जा रही, तो या तो वो गवर्नमेंट अमेरिका को सब्जुगेट करेंगी, या फिर वहां पर रिजीम चेंजेस होंगे, या वहां पर जंगें छेड़ दी जाएंगी। तो चाइना को इसलिए वहां पर हथियार भी दे रहा है, उनकी इकोनॉमी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहां पर अमेरिका पेनिट्रेट जब वो ना कर सके। प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट रशिया, ये भी असल में यानी इसका अल्टीमेट मकसद चाइना भी है, रशिया को डिस्ट्रॉय करने का, ताकि जो एनर्जी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है वो क्रिपल कर दी जाए। अब आप देखिए यूक्रेन मुसलसल रशिया की जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके ऊपर हमला कर रहा है। और ये वो चीज है कि एक सक्सेसफुल मैरीटाइम ब्लॉकेड जब वो चाइना के ऊपर इंपोज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ चाइना जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज रिपोर्ट सामने आई है कि वो स्टडी कर रहा है
कि कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है वो अमेरिकन मिलिट्री तक ना पहुंचने दी जाए, यानी जिससे अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो तैयार हो सके, वहां तक ना पहुंचने दी जाए। बहुत से जनरल के मुताबिक चाइना ये स्टडी कर रहा है। तो ये जंग जो है वो पता नहीं कितने मुल्कों में जंगें, कितने मुल्कों में रिजीम चेंजेस, क्या कुछ होगा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, लेकिन अल्टीमेटली मकसद चाइना को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अमेरिकन एम्पायर को किसी से खतरा नहीं है, ना ईरान से, ना वेनेजुएला से, ना नॉर्थ कोरिया से, इवन रशिया से भी उस लेवल का खतरा नहीं है, क्योंकि रशिया ना वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, ना रशिया के पास वो इनोवेशन का वो मरकज है। एक ही मुल्क है इस प्लेनेट पर और वो है चाइना, जिसकी वो इकॉनमी है, जिसकी वो इन्वेशन है, जिसकी वो आर्मी है, ठीक है ना, और जिसमें वो विजडम है कि वो मुल्कों को यकजा कर सकता है। तो एक मुल्क से खतरा है। तो दुनिया में बहुत सारी जंगें होने जा रही हैं, लेकिन वो सारी एक मेन जंग के साथ, और मिडिल ईस्ट तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा मरकज है। मिडिल ईस्ट से अगर अमेरिका गया तो फिर आप देखें कि उनकी बुनियादी जंग ही फारिग हो जाएगी कि चाइना की कंटेंट, मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस रखे बगैर चाइना की कंटेनमेंट नहीं हो सकती है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो ऑयल का मरकज है ना, एनर्जी का मरकज है, और वो चाइना के हाथ में चला गया तो फिर अमेरिका क्या करेगा, और उनकी मेन बेसिस यहां पर हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपने राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।